ईद उल अजहा का त्योहार आज। राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को दी बधाई। देश के सभी राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी। पीएम आवास में भाजपा नेताओं की मैराथन बैठक। संगठन में बदलाव और आगामी चुनावों पर हुई गहन चर्चा। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के बनेंगे पहले डिप्टी सीएम। विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले कांग्रेस का फैसला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी बधाई। राहुल गांधी मणिपुर के लिए रवाना। राहत शिविरों को करेंगे दौरा। हिंसा प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात। इसरो 13 जुलाई को लॉन्च कर सकता है चंद्रयान-3। चांद पर लैंडिंग कामयाब हुई तो भारत ऐसा करने वाला बनेगा चौथा देश। आज एमपी, राजस्थान समेत 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर पश्चिमी राज्यों में 42% ज्यादा बारिश। असम में बाढ़ से 83,000 लोग हुए प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देवबंद से है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद पर हमले का मामले में अब पहला फुटेज भी सामने आ चुका है। मामले में पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। चंद्रशेखर की गाड़ी के पीछे दिखे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी। कार में सवार लोगों ने चंद्रशेखर पर फायरिंग की थी और पुलिस पिकेट से मात्र 10 मीटर की दूरी का मामला था। हमले के दौरान पुलिस पिकेट मौके पर ही तैनात थी। मात्र 10 मीटर की दूरी पर चंद्रशेखर पर दागी गई गोली और सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस ने अब पूरे मामले की जांच तेजी के साथ शुरू कर दी है। सहारनपुर एसएसपी ने किया घटना के खुलासे का दावा। चंद्रशेखर आजाद को छूकर निकली थी गोली। इसमें बाल बजे थे चंद्रशेखर आजाद। ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस पिकेट से मात्र 10 मीटर की दूरी का ये पूरा मामला था। महज 10 मीटर की दूरी थी। हमले के दौरान पुलिस पिकेट मौके पर ही थी और अब ये फुटेज जो है वो सामने आ चुका है। ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरें। मात्र 10 मीटर की दूरी से यहाँ पर गोलियां चली थी और जिसमें बाल बचे चंद्रशेखर आजाद। उनके पेट में छूकर गोली निकल गई। मात्र 10 मीटर की दूरी पर चंद्रशेखर पर गोली दागी गई थी, जिसमें गाड़ी के शीशे टूट गए थे। और सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद अब पुलिस ने पूरे मामले में जांच काफी तेजी के साथ शुरू कर दी है। सहारनपुर से खबर, एसएसपी ने किया घटना के खुलासे का दावा और चंद्रशेखर आजाद को छूकर इस हादसे में गोली निकली थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर इन पर गोली चलाई गई, अब पुलिस पूरे मामले में बहुत तेजी के साथ जांच कर रही है कि आखिर वो लोग कौन थे और क्या वजह थी इसकी। मामले में पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें बाल बचे चंद्रशेखर आजाद, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। चंद्रशेखर की गाड़ी के पीछे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी रखी है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। ये फुटेज सामने आ चुका है। घटना के बाद का ये पहला फुटेज है। कार में सवार लोगों ने चंद्रशेखर पर किस तरीके से फायरिंग की थी वो इन तस्वीरों में कैद हुआ है। और पुलिस पिकेट से महज 10 मीटर की दूरी का मामला था। सिर्फ 10 मीटर की दूरी थी। हमले के दौरान पुलिस पिकेट पर तैनात थी और गाड़ी पर गोलियां चली थी। मात्र 10 मीटर की दूरी पर चंद्रशेखर पर गोली दागी गई थी, जिसमें बाल बचे चंद्रशेखर आजाद। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच और तेजी के साथ शुरू कर दी है। तो पूरे मामले में जांच काफी तेजी के साथ शुरू हो चुकी है और सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। फिलहाल ये अहम आज देवबंद पुलिस को सूचना मिली। करीब 5:15 बजे ये फायरिंग की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिस पर कि पुलिस के आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे हैं और मजरूब का अस्पताल ले गए हैं। जो मजरूब हैं उनको गोली पेट में छू के निकली है साइड से और उनके बताए गए घटनाक्रम की जांच पुलिस कर रही है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, स्थिति बिल्कुल सामान्य है और जो भी उन्होंने घटनाक्रम बताया है और जो मौके के साक्ष्य हैं उनकी पूर्णतः समीक्षा करके जो भी नियमतः आगे कार्रवाई होगी वो विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। तो पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये फुटेज है जो सामने आया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, चंद्रशेखर की गाड़ी के पीछे स्विफ्ट डिजायर दिखी है, वो इन तस्वीरों में कैद भी हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और कार में सवार लोगों ने चंद्रशेखर पर फायरिंग की थी। यह अहम खबर आपको हम बता दें।
चंद्रशेखर आजाद पर हमले का ये पूरा मामला है। और मामले में पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर इस पूरे मामले में पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया। चंद्रशेखर की गाड़ी के पीछे इस फुटेज में साफ तौर पर स्विफ्ट डिजायर कार देखी गई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कार में सवार लोगों ने चंद्रशेखर पर फायरिंग की थी, जिसमें बाल बाल बचे थे चंद्रशेखर आजाद। कार में सवार लोगों की ओर से गोली दागी गई थी, लेकिन अब पुलिस ने इस फुटेज के सामने आने के बाद तेजी के साथ पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जिसमें पूरे मामले में जांच शुरू हो गई है। हमले के दौरान पुलिस पिकेट पर ही तैनात थी और इस सब के बाद अब पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। और इसी खबर पर देवबंद से हमारे साथ में प्रशांत त्यागी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रशांत, पहला फुटेज सामने आया है जिसमें स्विफ्ट डिजायर कार चंद्रशेखर की गाड़ी के ठीक पीछे नजर आ रही है। फुटेज में काफी अहम सुराग भी मिल सकते हैं, पुलिस का ऐसा दावा है और पुलिस ने कह भी दिया है कि घटना का खुलासा हम करेंगे। क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं और पुलिस की जांच में कब तक इनके नाम उजागर होने की बात सामने आ रही है? तो हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल आम खबर देवबंद से, जहां पर मामले में पहला फुटेज सामने आया है। कार में सवार लोगों ने चंद्रशेखर पर फायरिंग की थी। आम खबर आपको हम बता दें, और चंद्रशेखर की गाड़ी के पीछे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी साफ तौर पर नजर आई है। चंद्रशेखर आजाद पर हमले का यह पूरा मामला, कार में सवार लोगों ने चंद्रशेखर पर फायरिंग की थी। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमले के दौरान पुलिस पिकेट पर ही तैनात थी और महज थोड़ी ही दूरी से गाड़ी पर गोली दागी गई थी, जिसमें बाल बाल बचे चंद्रशेखर आजाद, उन्हें छूकर गोली निकली। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच काफी तेजी के साथ शुरू कर दी है। मात्र 10 मीटर की दूरी पर चंद्रशेखर पर गोली दागी गई। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। प्रशांत आगे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, पूरे मामले में इन दोषियों के, इन लोगों के नाम उजागर कब तक हो सकते हैं, क्योंकि जांच सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, पूरे मामले में ताजा अपडेट जो भी 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही हैं। घटना करने का उद्देश्य क्या था, उसको लेकर पुलिस की टीमें लगातार जांच संदिग्धों से हिरासत में लिए गए थे पूछताछ कर रही है। जल्द ही इस मामले का खुलासा पुलिस कर सकती है, क्योंकि पुलिस गाड़ी को भी बरामद कर चुकी है और जो सीसीटीवी फुटेज है उनके आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जी, क्या बीमारमी चीफ ने कोई आरोप लगाए थे किसी पर? क्या उनकी ओर से कुछ कहा गया था इस पूरे मामले पर कि आखिर गोली चलाने वाले कौन हो सकते हैं? इनके द्वारा संबंध में कहा गया था कि इनकी कोई रंजिश नहीं है, हमलावर कौन थे, कहाँ से आए थे, संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस जल्दी इस मामले का खुलासा करेगी। शुक्रिया प्रशांत आपका अधिक जानकारी के लिए। तो सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पूरे मामले में जांच काफी तेजी के साथ पुलिस ने शुरू कर दी और मात्र 10 मीटर की दूरी पर गोली दागी गई थी। आपको फुटेज भी हम लगातार दिखा रहे हैं। इस फुटेज में चंद्रशेखर की गाड़ी के ठीक पीछे स्विफ्ट डिजायर कार भी नजर आ रही है और अब इस फुटेज के बाद पूरे मामले में जांच काफी तेजी के साथ होगी। कार में सवार लोगों ने ही चंद्रशेखर पर जिस तरीके से उन्हें छूकर गोली निकली, महज उन्हें जरा सी चोट आई थी, लेकिन बड़ा हादसा भी हो सकता था। यह आम खबर आपको बता रहे हैं। पूरे मामले में पहला फुटेज सामने आ चुका है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज बिहार में जनसभा। 2:30 बजे लखीसराय में जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज बिहार में जनसभा होगी। 2:30 बजे लखीसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। आम खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज बिहार में जनसभा, आज बिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। आम जानकारी आपको हम बता दें, और 2:30 बजे लखीसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज बिहार में बड़ी जनसभा होगी। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, और 2:30 बजे लखीसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार पहुंच रहे हैं और बताया जा रहा है कि लगभग 2:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए ये बिहार में लगभग 2:30 बजे के आसपास लखीमपुर एक इलाका है, वहां पर जो है ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक रैली को संबोधन करेंगे और जिसमें बताया जा रहा है कि सीधा सीधा विपक्ष पे हमला करेंगे, क्योंकि हम्म। पूरे विपक्ष की जो बिसात है, मैं ये कहूंगा वो बिहार से शुरू हो रही है, जिसका हम्म। नेतृत्व पहले अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, लेकिन अब वो ये कहें कि पाला बदल गया है। इस समय नीतीश कुमार जो है अहम भूमिका अदा कर रहे हैं पूरे विपक्ष को एकजुट करने में। और अभी हमने देखा भी था थोड़े दिन पहले पूरा विपक्ष एकजुट होकर जो है वहां पर एक बैठक की थी, जिसमें सबने एक सर्वसम्मति के साथ ये फैसला भी लिया है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक साथ लड़ा जाएगा। लेकिन इसी विषाद को, इसी रथ को दोबारा अमित शाह जो है चाहते हैं कि मोदी का रथ आगे बढ़े और उसको कोई रोक ना पाए, इसीलिए उन्होंने ये सबसे पहले बिहार का ही इलाका चुना है और बिहार में सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। और देखने वाली बात यह होगी कि इससे जब गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष पर हमला करेंगे तो क्या क्या बयानबाजी वो देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इंतजार इस बात का होगा कि आखिर बिहार जब पहुंचेंगे गृह मंत्री उस दौरान क्या कुछ कहेंगे। हालांकि जैसा आपने कहा कि बिहार के पटना में ही विपक्षियों की बड़ी बैठक हुई थी, लेकिन इस बैठक जिस दिन थी उस दिन भी अमित शाह ने साफ कह दिया था कि देखिए बिहार में फोटो सेशन चल रहा है। इस बैठक को उन्होंने फोटो सेशन के तौर पर कहा था। आज जब जनता के बीच जाएंगे तब क्या लगता है कि क्या विपक्षियों पर बड़ा हमला बोल सकते हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये जो रैली का आयोजन है इसका मुख्य मुद्दा जो है वो जब या ये कहे मुख्य वजह जो है वो यही है कि पूरा विपक्ष जो है पटना में बैठकर पूरा 2024 के लोकसभा के लिए रणनीति तैयार कर रहा है। और उसमें सबसे पहले अमित शाह ने इसीलिए बिहार का ये क्षेत्र चुना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब विपक्ष पर हमला होगा तो उसमें फोटो सेशन की बात तो अमित शाह की तरफ से कही गई थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से अन्य नेताओं की तरफ से भी बयान आए थे, जिसमें लालू यादव की टिप्पणी भी थी, जिसमें राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दी गई थी। इसके अलावा कई मौकों पर हमने देखा था कि सब अरविंद केजरीवाल की नाराजगी भी दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद भी सर्वसम्मति से ये तय हुआ, ये फैसला हुआ कि लोकसभा का चुनाव जो है सब विपक्ष जो है एक साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन बात करें उनके विपक्ष का जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो अभी साफ नहीं है। इसी वजह से थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि अभी विपक्ष की जो एकजुटता है उसमें मोहर लगती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जब आज अमित शाह इस रैली का संबोधन करेंगे और वहां से जब बयानबाजी करेंगे तो इसी विपक्ष की जो एकजुटता है इस पर टिप्पणी जरूर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो टिप्पणी होगी वो विशेष तौर पर देखने और सुनने लायक होगी। जी बिल्कुल, बहुत इंतजार होगा कि आखिर जब जनता के बीच जाएंगे उस वक्त अमित शाह क्या कुछ कहते हैं, ये भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका प्रवेश, अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आम खबर जहां पर आज बिहार में जनता के बीच जाएंगे और जनता को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2:30 बजे लखीसराय में जनसभा होगी, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो 2:30 बजे लखीसराय में जनसभा को करेंगे संबोधित और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। आज बिहार में जनसभा जिसमें आम जनता के सामने कई अहम बातें बताएंगे। तो वहीं दूसरी ओर कहा यह भी जा रहा है कि विपक्षियों पर भी आज बड़ा हमला बोल सकते हैं अमित शाह, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के पटना में ही विपक्षी एकजुटता के लिए बड़ी बैठक हुई थी, सभी विपक्षी दल इकट्ठा हुए थे, उस दौरान भी उन्होंने विपक्षियों की इस बैठक को फोटो सेशन करार दिया था गृह मंत्री अमित शाह। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मणिपुर दौरा है। मणिपुर के लिए निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन राहत कैंपों का करेंगे दौरा, हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। फिलहाल ये आम जानकारी। मणिपुर के लिए निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर पहुंच रहे हैं। 29 और 30 जून को वो मणिपुर में ही रहेंगे, राहत कैंपों का दौरा करेंगे और हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे, हिंसाग्रस्त इलाकों में जाएंगे। ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मणिपुर के दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी। दिल्ली से बड़ी खबर। और 2 दिन राहत कैंपों का दौरा करेंगे। दिल्ली से आम खबर, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर आज और मणिपुर के लिए निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां पर हिंसा प्रभावित इलाकों में जाएंगे।
दिल्ली से आम खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर हैं और आज हिंसा प्रभावित इलाकों में जाएंगे। मणिपुर के लिए राहुल गांधी निकल चुके हैं और हिंसाग्रस्त लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि पिछले लगभग 2 महीने से मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा जारी है, उसके बाद अब राहुल गांधी जा रहे हैं और हिंसा प्रभावित लोगों से वो मुलाकात भी करेंगे। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम जानकारी, जहां पर आज मणिपुर के दौरे पर रहेंगे और आज और कल मणिपुर में ही रहेंगे राहुल गांधी। आज निकल चुके हैं मणिपुर के लिए, हिंसा प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगे, हिंसाग्रस्त लोगों से मुलाकात करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, राहुल गांधी मणिपुर के लिए निकल चुके हैं, 2 दिनों का उनका ये दौरा है। बिल्कुल, देखिए आज राहुल गांधी जो है मणिपुर के अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए निकल चुके हैं और वो सबसे पहले उन इलाकों में पहुंचेंगे जहां पर जो ये दंगा हुआ, विशेष तौर पर आगजनी हुई, या ये कहें जो लोग घायल हुए या इसके अलावा जो लोग इससे ज्यादा प्रभावित हुए, उनसे मिलने के लिए विशेष तौर पर राहुल गांधी आज मणिपुर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने ये योजना, ये पूरी प्लानिंग का ऐलान जो है उनके कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा 2 दिन पहले ही ये सूचित कर दिया गया था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोग मणिपुर में मरे हैं, लगभग 100 से ज्यादा की संख्या है, उनके परिवार वालों के लिए भी राहुल गांधी की तरफ से बताया जा रहा है कि वो मुलाकात करेंगे और इसके अलावा जो घायल है उनसे भी मुलाकात करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी पॉइंट की बात जो है, राहुल गांधी ने जो कोशिश करी है पकड़ने की, वो राहत शिविरों का भी जाकर जायजा लेंगे। जो लोग राहत शिविर में रह रहे हैं वो किस प्रकार से रह रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा मिल रही है, या ये कहें कौन सी ऐसी सुविधा से वो लोग अछूते हैं जो वो रह रहे हैं। और इसके अलावा जो मणिपुर में जो आगजनी की सबसे बड़ी वजह है, मैं ये कहूंगा 2 समुदाय जो आपस में टकराव कर रहे हैं, दोनों समुदायों के जो मुखिया हैं उन मुखिया के साथ भी राहुल गांधी की मीटिंग होनी है। ये भी उनके पूरे दौरे के प्लान में शामिल है। जी बिल्कुल, देखिए इंतजार होगा कि आखिर इस दौरे के दौरान वो क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए प्रवेश, हम ये भी देख रहे थे कि मणिपुर के दौरे को लेकर जिस तरीके से मणिपुर की ओर सरकार ने ज्यादा अहम कदम नहीं उठाया, इसको लेकर विपक्षियों ने सरकार पर लगातार हमला भी बोला था। खासतौर पर जब पीएम विदेश के दौरे पर थे, उस दौरान भी कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि पीएम विदेश यात्रा कर रहे हैं और देश के भीतर ही मणिपुर के हालात किस तरीके से खराब हो रहे हैं। ऐसे में आज जब राहुल गांधी गए हैं, क्या लगता है और ज्यादा हमलावर विपक्षी सरकार पर हो सकते हैं? कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार पर हमलावर है और उनकी तरफ से मैं बता दूं कई बार ये बयान आए हैं। और इसके अलावा जो विशेष तौर पर एक सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई थी, उसकी मांग भी कांग्रेस की तरफ से की गई थी। और कांग्रेस ने ही ये आरोप भी लगाया था कि सर्वदलीय बैठक जो ये हो रही है उसमें प्रधानमंत्री मौजूद नहीं है, वो अमेरिका के दौरे पे है। तो ऐसे समय में इस मीटिंग का, सर्वदलीय बैठक का मायने क्या निकाले जाए, जिसपे प्रधानमंत्री आगजनी मणिपुर में हो रही है और वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। उसके अलावा कई कांग्रेस के ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने बीजेपी पर हमला किया और उनका बार बार कटाक्ष यही था कि प्रधानमंत्री मोदी कभी भी मणिपुर में हुई हिंसा पर नहीं बोल रहे हैं, ना उस पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं, ना वहां की व्यवस्था को संभाल पा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के जो 2 दूसरे बड़े नेता है, उन्होंने असम के जो मुख्यमंत्री है सोरेन, उनकी भी जो है खबर, जहां पर हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी और आज हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा भी करेंगे। मणिपुर के दौरे के लिए निकल चुके हैं राहुल गांधी और 2 दिनों का उनका ये दौरा है। 29 और 30 जून को मणिपुर में ही रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। फिलहाल ये आम जानकारी आपको बता दें, 2 दिन राहत कैंपों का दौरा करेंगे और राहत कैंपों में ही रहेंगे राहुल गांधी। आम जानकारी, मणिपुर के लिए निकल चुके हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इसी बीच आम खबर आपको हम बेंगलुरु से बताते हैं, जहां पर अरबी कॉलेज में धूमधाम से बकरीद मनाई गई है। मौलाना हजरत ने सभी के लिए दुआ मांगी है, दुआ के साथ बकरीद हुई, बकरीद की नमाज अदा की गई है। मौलाना हजरत ने सभी के लिए अमन चैन की दुआ मांगी है। बेंगलुरु से खबर, जहां पर बकरीद की नमाज अमन चैन के साथ अदा की गई है और दुआ के साथ ही बकरीद की नमाज हुई है। आज बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। मौलाना हजरत ने सभी के लिए अमन चैन की दुआ मांगी है और कड़ी सुरक्षा के बीच बकरीद की नमाज अदा की गई। अरबी कॉलेज में धूमधाम से बकरीद मनाई गई है। मौलाना हजरत ने सभी के लिए दुआ मांगी है, दुआ के साथ बकरीद की नमाज अदा की गई है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, दुआ के साथ बकरीद की नमाज हुई। मौलाना हजरत ने सभी के लिए अमन चैन की दुआ मांगी है।
और बेंगलुरु से खबर, जहां अरबी कॉलेज में धूमधाम से बकरीद मनाई गई है। तो अरबी कॉलेज में धूमधाम से मनाई गई बकरीद, मौलाना हजरत ने सभी के लिए दुआ मांगी है। और यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दुआ के साथ बकरीद की नमाज अदा की गई है। मौलाना हजरत ने सभी के लिए दुआ मांगी, अमन चैन के साथ दुआ मांगी गई। और बेंगलुरु से खबर, अरबी कॉलेज में धूमधाम से बकरीद मनाई गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच बकरीद की नमाज अदा की गई। मौलाना हजरत ने सभी के लिए दुआ मांगी है और दुआ के साथ बकरीद की नमाज अदा की गई है। बड़ी संख्या में नमाजी आज मस्जिदों में पहुंचे और यहां पर नमाज अदा करते हुए नजर आए हैं। और अगली खबर मेरठ से है, जहां पर बीजेपी नेता का अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला। बीजेपी से जुड़े रविंद्र नागर को कोर्ट से जमानत मिली। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से हाथों हाथ मिली जमानत। भाजपा नेता के पीसीएस पीपीएस अफसरों सहित जज से संबंध, फोटो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कल भावनपुर पुलिस ने पकड़कर किया था कोर्ट में पेश। भाजपा नेता के पीसीएस पीपीएस अफसरों सहित जज से संबंध होने की बात सामने आई है। आम खबर, और गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से हाथों हाथ जमानत मिल गई है। पकड़कर कोर्ट के में पेश किया था। बीजेपी से जुड़े रविंद्र नागर को कोर्ट से जमानत मिल गई है और गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से हाथों हाथ जमानत मिली है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। भाजपा नेता के पीसीएस पीपीएस अफसरों सहित जज से संबंध। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर मेट्रो रूट पर ई रिक्शा बैन। साथ ही अन्य 11 रूट पर चिन्हित किए गए 11 रूटों पर ई रिक्शा की एंट्री बैन। डीएम ने की समीक्षा बैठक। ई रिक्शा के चलते बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था। शहर में जाम की वजह से बन रहे ई रिक्शा, और आपको बता दें कि जाम की वजह ई रिक्शा बन गए। डीएम सूर्यपाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश। रूट पर ई रिक्शा के संचालन पर तत्काल रोक की बात कही है। नाबालिग के ई रिक्शा चलाने पर कार्रवाई होगी। ई रिक्शा के चलते ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। नाबालिग के अभिभावक के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डीएम सूर्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डीएम सूर्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। इस वक्त की आम खबर, और रूट पर ई रिक्शा के संचालन पर तत्काल ही रोक लगाई गई है। तो रूट पर ई रिक्शा के संचालन पर तत्काल रोक लगाई गई। नाबालिग के ई रिक्शा चलाने पर अब कार्रवाई होगी। तो नाबालिग के ई रिक्शा चलाने पर होगी कार्रवाई। नाबालिग के अभिभावक के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो यह हम खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां मेट्रो रूट पर ई रिक्शा बैन किया गया। तो मेट्रो रूट पर ई रिक्शा बैन किया गया। साथ ही अन्य 11 रूट भी चिन्हित कर दिए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, और 11 रूटों पर ई रिक्शा की एंट्री बैन कर दी गई। और अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सकुशल बकरीद संपन्न हुई है। बकरीद की नमाज में देश की अमन चैन की दुआ मांगी गई है। मस्जिदों और ईदगाहों पर बकरीद की नमाज संपन्न हुई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जिलाधिकारी की मौजूदगी में नमाज अदा की गई है और अमन चैन की दुआ इस नमाज में मांगी गई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जनपद वासियों को ईद उल जुहा बकरीद के पर्व पे ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि ये पर्व उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां समृद्धि लाए। और ये भी अपेक्षा करता हूं कि ये पर्व जो है पूरे गंगा जमनी तहजीब का परिचय देते हुए पूरे सौहार्द के साथ मनाए। ईद का त्यौहार है और इस समय नमाज पूरे जनपद में लगभग सकुशल समाप्त हो गया है।
आप सभी के माध्यम से सभी जनपद वासियों को मैं बकरीद की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। और पूरा पुलिस बल सभी जगह तैनात था और अभी भी दिन भर पूरा पुलिस बल तैनात रहेगा और पूरा त्यौहार शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न होगा। और अगली खबर है चंदौली से, जहां पर अवैध बालू ढुलाई कर रहे वाहनों पर अब सख्ती होगी। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार ने अभियान चलाया है। अवैध बालू ढुलाई कर रहे वाहनों के खिलाफ अभियान के दौरान पकड़े गए बालू लदे 5 बोगा ट्रैक्टर। गार्ड को ट्रैक्टर चालक ने की रौंदने की कोशिश, चलती गाड़ी छोड़कर चालक फरार हो गए। बालू लदे 3 ट्रैक्टर पलटे हैं और बाल बचे लोग। सकलडीहा के मनियारपुर गाँव के पास का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मनियारपुर गांव के पास का ये पूरा मामला है और गार्ड को ट्रैक्टर चालक ने रौंदने की कोशिश की है। चलती गाड़ी छोड़कर चालक हुआ फरार। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां सकलडीहा के मनियारपुर के पास का ये पूरा मामला। चंदौली से खबर, अवैध बालू ढुलाई कर रहे वाहनों पर सख्ती हुई और एसडीएम, सीओ और तहसीलदार ने अभियान चलाया है। फिलहाल यह आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है और अवैध बालू ढुलाई कर रहे वाहनों के खिलाफ बोगा ट्रैक्टर। गार्ड को ट्रैक्टर चालक ने रौंदने की कोशिश की है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गार्ड को रौंदने की कोशिश हुई, चलती गाड़ी छोड़कर चालक फरार हो गए हैं। तो चलती गाड़ी छोड़कर फरार हुए चालक और बालू लदे 3 ट्रैक्टर पलटे, बाल बचे लोग। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। साथ यशी शुक्ला और इसी बीच आपको बड़ी खबर मुरैना से बता देते हैं। मुरैना दौरे पर हैं शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुरैना दौरे पर। दोपहर 2:30 बजे मुरैना के सबलगढ़ पहुंचेंगे सीएम। पूर्व विधायक की मूर्ति का करेंगे अनावरण। सीएम के साथ कई नेता मौजूद रहेंगे। स्थानीय भाजपा के कार्यक्रम में भी लेंगे भाग। बानमोर जेके टायर फैक्ट्री में नई यूनिट का शुभारंभ करेंगे सीएम। चुनाव से पहले जिले में हो चुके हैं सीएम के कई दौरे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुरैना से हमारे संवाददाता शुभम कुलश्रेष्ठ जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी है? आज मुरैना दौरे पर हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 1 दिवसीय दौरे पर मुरैना के सबलगढ़ में आ रहे हैं, जिसमें साथ में केंद्रीय कृषि मंत्री व सांसद नरेंद्र सिंह तोमर भी साथ में रहेंगे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। जिसमें सबलगढ़ में भाजपा विधायक मेहरबान सिंह रावत की मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसके बाद करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भी भूमि पूजन करेंगे और साथ ही साथ लाडली बहनों से संवाद भी करेंगे। उसके बाद नूराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत जेके टायर फैक्ट्री में एक नए प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। जी ठीक है, कब तक पहुंचेंगे और कौन कौन शिवराज सिंह चौहान के साथ शामिल होगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जैसा कि मैं आपको बता दूं, उनका जो टाइम है 2:30 बजे पहुंचने का, विजयपुर से सबलगढ़ पहुंचने का टाइम है, जिसमें उनके साथ में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रभारी मंत्री भारत सिंह गुप्ता और तमाम मंत्री और मौजूदा विधायक भी मौजूद रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि मुरैना दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शामिल होंगे सीएम के साथ कई नेता मौजूद रहेंगे। भोपाल से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ईद-उल अजहा की नमाज हुई अदा। आपको बता दें कि ईदगाह मस्जिद में लाखों लोगों ने अदा की नमाज। इमाम साहब ने मांगी अमन चैन की दुआ। मुस्लिम भाइयों ने गले मिलकर एक दूसरे को दी मुबारकबाद। ईद-उल अजहा की नमाज हुई अदा।
दिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिनल खैरि मा सअलक। सिवनी जिले में लगातार 12 घंटे से अधिक मूसलाधार बारिश होने के चलते बेनगंगा नदी उफान पर है, जिसके चलते हुई नदी में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। उगली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रुमाल के घाट खरपरिया सप्तधारा के समीप जानवर चराने के लिए सुबह एक महिला व 4 पुरुष गए हुए थे, जिसके बाद नदी उफान आने के कारण लोग नदी के बीचों बीच फंस गए। जिसके बाद जिला प्रशासन को सूचना मिलने के बाद प्रशासन द्वारा मामले को गंभीरता से देखते हुए रक्षा मंत्रालय को सूचना दी गई और हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराएगा। और एक व्यक्ति जो गंभीर जगह में फंसा हुआ था, उसे तुरंत ही हेलीकॉप्टर की सहायता से रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। वही 4 लोग जो टापू में सुरक्षित स्थान पर थे, उन्हें भी एसडीआरएफ की टीम के द्वारा सकुशल बाहर निकाला गया है। बाढ़ में फंसे 4 लोगों को का सफल रेस्क्यू हुआ। एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। मीडिया से चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि एआईएमआईएम के निजामी द्वारा पीसीसी में बकरे की कुर्बानी देने के लिए दिग्विजय सिंह को चिट्ठी लिखी है, जिसको लेकर नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह तो होना ही था। चाचा जान जिंदगी भर आप और हिंदुत्व का हलाला करते रहे, अब आपसे बकरे की हलाली के लिए डिमांड आ गई है। वहीं दिग्विजय सिंह पर प्रहार करते हुए कहा कि आप सर्वधर्म का जो चोला ओढ़े हुए हैं, इसको उड़कर आप जो हिंदू और हिंदुत्व को नकारते हैं, यह तो आपके साथ दिग्विजय सिंह। विपक्ष में आते ही ये चीजें नजर आती हैं। उनके समय में दुगनी बढ़ी थी ये सब चीजें, दुगनी पेट्रोल की कीमत दुगनी हुई, गैस की कीमत दुगनी हुई थी, इन सब जिन्सों के दाम दुगने हुए थे उनके समय। आज वो किस मुंह से उठा रहे होंगे? प्रधानमंत्री टमाटर तो पेट्रोल से महंगा हो गया, 100 रुपए से कम है। मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया उन्होंने। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ पेट्रोल 100 रुपए से कम है। जहाँ जिन इसीलिए उन्होंने उन राज्यों के नाम लिए जो भारतीय जनता पार्टी शासित थे। यहाँ कमलनाथ जी ने तो अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि सरकार बनेगी तो हम पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत कम कर देंगे, और सरकार बनी तो सबसे पहले उनने उसी की कीमत बढ़ाई थी। जैसे कर्नाटक में किया वैसे यहाँ किया। इंदौर क्राइम ब्रांच डीसीपी मनीष अग्रवाल के मुताबिक नवंबर 2020 में ओके सेंट्रल बिल्डिंग निपानिया में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर छापेमार कार्रवाई कर पुलिस द्वारा कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस कार्रवाई में अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई से इंदौर पुलिस ने इनपुट साझा किया था और अमेरिकन जांच एजेंसी ने ही इंदौर पुलिस को यह बताया था कि आरोपियों द्वारा सोशल सिक्योरिटी नंबर के अधिकारी बनकर अमेरिकी नागरिकों को धमकाकर उनके साथ आरोपियों द्वारा मोटा रुपया लिया जाता था। और इस पूरे कॉल सेंटर से पहले कई आरोपी इंदौर क्राइम ब्रांच में पकड़े जा चुके हैं और इसका मास्टरमाइंड को पहले ही क्राइम ब्रांच गिरफ्तार कर चुका है। और अमेरिका से डॉलर को रुपयों में कन्वर्ट करके देने वाले आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुछ समय पहले एक कॉल सेंटर में पकड़ा गया था, जो कि अमेरिकन सिटीजन्स को अलग अलग तरीके से डरा धमका के और उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर, उनके जो है उन पर कानूनी कार्रवाई, इस तरह के अलग अलग तरीके से बातें बना के उनसे ठगी के वारदात को अंजाम दे रहा था। उसमें एक उसमें एक आरोपी था रवि रामी नाम से, जो कि काफ़ी समय से फरार था। और उसका बेसिकली काम जो था वो अमेरिकन्स जो वहाँ पे डॉलर में वहाँ पे पेमेंट्स करते थे कुरियर्स को, उस कुरियर से उस पैसे को एक हवाला चैनल्स के थ्रू जो है उसको इंडिया लाने का काम जो है व्यक्ति करता था। तो उसमें जो है इसको रवि रामी को भी अहमदाबाद से पकड़ा गया है और इससे आगे पूछताछ कर रहे हैं कि किस चैनल्स का इसने इस्तेमाल किया है और जो है उसको उस डॉलर में जो इनको पैसे वहाँ मिलते थे उसको किस तरह से ये इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके यहाँ पे लाते थे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मामला मोगा जिला के थाना धर्मकोट से है, जहां पर एक नाबालिग लड़की को 4 लड़कों द्वारा जबरदस्ती मारपीट कर रेप का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित लड़की ने बताया कि मैं जब किसी काम से जा रही थी तो रास्ते में भी 4 लड़कों ने मेरा रास्ता रोका और मेरे साथ मारपीट की। लड़के ने आरोप लगाया है कि मेरे साथ 4 लड़कों ने रेप भी किया। फिलहाल लड़की की उम्र 14 साल बताई जा रही है और थाना धर्मकोट के SHO गुरिंदर बुल्लर की घटना की जानकारी देते बताया कि पीड़ित लड़की का बयान ले लिया गया है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ NGO ਆਫੀਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਬਾਲਗ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰੇਪ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। मोगा से एक और खबर, जहां पर हेल्थ सुपरवाइजर मोहिंदर पाल लूंबा के तबादले का मामला शांत नहीं हो पा रहा था। वही अब हेल्थ सुपरवाइजर ने मोगा MLA पर सरकारी अस्पताल का AC घर पर लगाने का आरोप लगाया है। अस्पताल के CMO ने कहा कि हेल्थ सुपरवाइजर के सभी आरोप झूठे हैं। अस्पताल के परिसर में एक AC इमरजेंसी रिसेप्शन पर, एक AC CMO ऑफिस और एक मॉर्चरी और एक SMO ऑफिस के क्लर्क रूम में लगा है। उन्होंने कहा कि तबादले के लिए रुपए नहीं दिए गए। आपने जिला प्रधान हरमन सिंह ने प्रेस वार्ता कर सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि तबादले से नाराज हेल्थ सुपरवाइजर की तरफ से जो भी आरोप सामने आए सभी झूठे हैं। अमन अरोरा के वकील वरिंदर रतिया ने बताया कि मोहिंदर पाल लूंबा और लखा सेडाना ने माफी नहीं मांगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨਸੈਸਰੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੂੰਬਾ ਜੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਗਾ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ MLA ਮੋਗਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਗਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। और रोहतक में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष विजेंद्र हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के 9 साल के कार्यकाल में प्रदेश और देश में भ्रष्टाचार को बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच रही है। उन्होंने ये भी बताया कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी घर में सब्जी तक नहीं बना सकता और उससे सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अब पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी सूरत में चुप नहीं बैठेंगे और सरकार की हकीकत को लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि सरकार को नींद से जगाया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही सबसे पहले खाली पदों को भरा जाएगा ताकि प्रदेश से बेरोजगारी को खत्म किया जा सके। मुख्य मुद्दा आम आदमी ने जो प्रोटेस्ट दिया है ना, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के DC के माध्यम से CM साहब को ज्ञापन दिया है। बेरोजगारी के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, रोजगार के ऊपर। और जो ये महंगाई है ना, किसी घर में सब्जी बनाने के पीछे नहीं, हर एक आदमी इतना दुख है, इतना दर्द लगता है कि महंगाई हुई है बहुत, इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है, घर में चूल्हा जलाने के पैसे नहीं। अच्छा, आम आदमी पार्टी कल भी बड़े स्तर पर भिवानी में कार्यक्रम कर रही है। हाँ। क्या हो भाई, आम आदमी सड़कों पे आ गई है और इतने ये सरकार आम आदमी की बातें नहीं मानेगी ना, रोजगार नहीं देगी, महंगाई नहीं घटाएगी, इतने सड़कें बनेंगी। विश्व हिंदू तख्त के प्रमुख और एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने फरीदाबाद में प्रेस वार्ता करते हुए कृष्ण ठाकुर को विश्व हिंदू तत्व का राष्ट्रीय प्रचारक और
उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाने की घोषणा की है और इस मौके पर उन्होंने सनातन को मजबूत करने की बात कहते हुए कहा है कि सनातनियों को चुनाव में उतरकर संसद में पहुंचकर सनातन को मजबूत करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने पुरुष आयोग बनाने की भी मांग रखते हुए कहा है कि यौन शोषण के झूठे आरोप लगाने वाली महिलाओं के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने खालिस्तान की मांग रखने वाले खालिस्तानियों को ताउम्र जेलों में डालने की वकालत की और कहा कि इस संबंध में वो अमित शाह को भी ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं उन्होंने WFI के ब्रजभूषण पर लगे फर्जी आरोप साबित होने पर भी जमकर कटाक्ष किए और कहा कि महिलाओं को आगे आकर उनका समर्थन करना चाहिए। हिंदू तख्त और एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां हमने ठाकुर किशन सिंह को विश्व हिंदू तख्त का राष्ट्रीय प्रचारक और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। वहीं ऐसे सनातनियों को अगर जरूरत पड़ी तो विश्व हिंदू तख्त अपने समर्थन से चुनाव में उतारकर सनातन को और मजबूत करने की, ताकि ये पार्लियामेंट में जाकर देश की सनातन को मजबूत करने की मुहिम उठाएं। क्योंकि सनातन को मजबूत करने के लिए इस कलयुग में हमारे लोगों को, राजनीतिक संतों को भी और ऐसे लोगों को भी पार्लियामेंट में जाना चाहिए, वहां जाकर मांग करनी चाहिए। कि ब्रिजेश भाई मेरे छोटे भाई हैं और जो भी मुझे जिम्मेवारी दी है, वैसे तो आप लोग मुझे सब जानते हैं, 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ, तो जो मुझे जिम्मेवारी दी है अपने जिले में भी और उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और फरीदाबाद करीब सड़क बीच में है, तो सनातन का प्रचार करूंगा और मजबूत करूंगा। सिरसा के चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय कुलपति का पुतला फूका और विद्यार्थियों का कहना है कि विश्वविद्यालय के कुलपति अजमेर मलिक के कार्यकाल में यूनिवर्सिटी में घोटाला हो रहा है। घोटाले के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनकी एंट्री बैन कर दी जाती है। वहीं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का कहना है कि कुलपति अपनी मर्जी से भर्तियां करने में लगे हुए हैं। 30 जून और 1 जुलाई को भी भर्तियों का पुरजोर विरोध किया जाएगा और विद्यार्थियों की चेतावनी दी है कि 1 तारीख को विश्वविद्यालय का घेराव भी किया जाएगा। पंडित जी को मंत्र बोल ले। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहां पर पिटबुल और पाकिस्तानी बुली के गाय पर हमला कर दिया। कुत्तों ने गाय को नोच कर मार डाला। घटना बहलपा गांव की है। गाय मालिक ने प्रतिबंधित विदेशी नस्ल के डॉगी पिटबुल और पाकिस्तानी बुली डॉग के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और उन्होंने बताया कि उनकी गाय चारगाह की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में पिटबुल और पाकिस्तानी बुली ने हमला कर दिया। डॉगी मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करके मामले की जांच शुरू की गई है। आरोप है कि डॉगी नेपाल का है। उसने कई प्रतिबंधित और खौफनाक कुत्ते पाल रखे हैं और खेतों की ओर आने वाली गायों और जानवरों पर इन खुखार कुत्तों को छोड़ देते हैं। वो उन्हें नोच कर मार डालते हैं। मामला यह है कि मेरा एक पड़ोसी है नेपाल, जिसने पाकिस्तानी बुल्ली और पिटबुल डॉग पाल रखे हैं, जो कि एक रास्ते से गाय निकल के जा रही थी। वो गाय थोड़ा जैसे खेत से निकली तो वो उन कुत्तों को लेके आए मौके पे। तो उन कुत्तों ने गाय से कुछ नहीं बोला, उन्होंने छू कहा। छू करने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से गाय को फाड़ दिया। अच्छा। गाय को पूरे तरीके से जख्मी कर दिया। और गाय जिंदा? गाय एक्सपायर हो गई। तो क्या कार्रवाई की गई कुछ उनके खिलाफ? कार्रवाई मैंने ही 112 पे कॉल डायल की थी। अच्छा। तो अब जो करेगा पुलिस प्रशासन करेगा। NCR में टमाटर के भाव एक बार फिर 7वें आसमान पर हैं। टमाटर एक बार फिर 80 से 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है और इससे किचन का बजट तो बिगड़ ही गया है, साथ ही में आम आदमी को भी टमाटर से थोड़ी दूरी बनानी होगी। बताया जाता है कि हिमाचल में भारी बारिश के चलते टमाटर की फसल को काफी आसमान छू रहे हैं। टमाटर के दाम 150 किलो तक भी टमाटर बिक रहा है। बारिश के चलते बेलदार सब्जियों के दाम भी अब अच्छे खासे बढ़ने शुरू हो गए। इन दामों में उछाल का ज्यादा असर गरीब आदमी पर पड़ता दिख रहा है और दुकानदारों और आम खरीदारों ने बताया कि 2-4 दिन में ही टमाटर के भाव तिगने हो गए हैं। ऐसे में ऐसी कीमत पर टमाटर खरीदना दूर वो सोच भी नहीं सकते हैं। अभी तो पहले बहुत कम थे, अब ज़्यादा हो गए। क्या कारण है जो सब्जी महंगी हुई है एकदम? ये तो पता नहीं कि बारिश क्यों हुई है। अच्छा, क्या क्या महंगा हुआ? क्या क्या सब्जी बेच रहे हो आप?
टमाटर है, घिया है, कचरी है, पामी है, पेठा है, करेला है। तमाम सब्जियों की बात की जाए तो सारी सब्जियों के रेट बढ़े? नहीं, सारी के बढ़े। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।